एक रोज मोहन टीना से शादी करके उसे घर लेके आता है। टीना बहुत ही खूबसूरत एवं मॉडर्न लड़की थी। टीना और मोहन एक दूसरे से काफी दिनों से प्यार करते थे। अरे माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मोहन का आवाज सुन उसकी माँ मालती और उसके पापा कांजीलाल दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। मालती अपने बेटे मोहन के साथ किसी और लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे बेटा मोहन, ये किसे लेके आ गया शादी करके तू? अरे माँ, ये टीना है। मैं इससे काफी दिनों से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। अरे लेकिन बेटा, प्यार करता था, कम से कम हमें बोल तो दिया होता तो हम भी तुम्हारे शादी में शरीक होते। अरे भाग्यवान, अब इतनी देरी भी क्या करती हो? कितनी अच्छी बहू है हमारी, देखो। जाओ जल्दी से आरती की थाली लाओ और बहू की आरती उतारो और घर के अंदर बुलाओ। मालती को काफी गुस्सा आता है कि उसके पति किसी और की तारीफ कर रहे थे। मालती घर के अंदर जाती है और आरती का थाली लेके आती है और फिर बहू की आरती उतारती है। अरे बहू, आ जाओ, अब घर के अंदर आ जाओ। मोहन टीना को लेकर घर के अंदर जाता है और इधर मालती, अरे कल तक तो मेरी तारीफ किया करते थे, आज बहू आई तो बहू की तारीफ करने लगे। मालती भी कम नहीं है, मैं भी मॉडर्न बन सकती हूँ बहू के जैसा। फिर देखना कैसे तारीफ करते हुए फिरते हो मेरे पीछे पीछे। शाम का वक्त हो रहा था। कांजीलाल और मालती दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी टीना चाय लिए आती है मॉडर्न कपड़े पहनकर। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए मलाईदार चाय बनाई हूँ। अरे वो तो ठीक है मलाईदार, लेकिन ये क्या कपड़े पहन ली? ऐसे कपड़े पहनकर कोई रहता है क्या? तेरी शादी हो गई है तो साड़ी पहना कर अच्छी दिखेगी। अरे नहीं माँ जी, मैं साड़ी नहीं पहन सकती, इतने देर तक मैं इस कपड़े में कंफर्टेबल हूँ। अरे भाग्यवान, अगर वो इस कपड़े में कंफर्टेबल है तो पहनने देना, क्या दिक्कत है? अच्छी तो दिख रही है, सुंदर सी। अरे पापा, आप ही मुझको समझ सकते हैं। ये लीजिए, मेरे हाथ की चाय पीजिए, एक बार पियेंगे तो बार बार मांगेंगे। अरे वो तो है बहू। टीना चाय देकर वहाँ से चली जाती है और इधर मालती, हाँ, बड़ी तारीफ हो रही है बहू की, रुको मैं भी दिखाती हूँ। मालती को उसकी बहू से काफी जेलसी होती है कि उसके पति बहू की तारीफ करते हैं। सभी कोई हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर मालती उसकी बहू टीना के जैसे ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँच जाती है। मैं कैसी लग रही हूँ? अरे माँ, ये कौन सा ड्रेस पहन ली? अरे टीना, तुम्हारे जैसी। माँ और तुम तो सेम ड्रेस पहने हुए हो। अरे हाँ बेटा, अब से तुम्हारी माँ भी मॉडर्न बन गई है ना, इसीलिए। और तुम्हारे पापा को भी ऐसी ड्रेसें पसंद थी, इसीलिए मैंने भी यही ड्रेस पहन के आ गई। क्यों जी, मैं कैसी लग रही हूँ? कांजीलाल के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था तारीफ करने के सिवाय। अरे बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम तो बहू से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अरे लगूंगी ही ना, खूबसूरत जो हूँ मैं। ये कहते हुए मालती वहाँ से चली जाती है। इधर कांजीलाल सोचता है, अरे भाग्यवान, मुझे पता है कि तुम अपनी बहू से जेलसी करके ऐसे कपड़े पहन रही हो। एक रोज मोहन ऑफिस के लिए जा रहा था, तभी टीना उसके सामने आती है और मोहन से पूछती है, अरे मोहन सुनिए ना। हाँ टीना, क्या कहना है? वो मैं कह रही थी कि फैशन शो होने वाला है, तो क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं? अरे हाँ, कर सकती हो, क्यों नहीं। इसमें मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है, जरूर करो उसमें। थैंक यू मोहन। मोहन वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर, अरे फैशन शो होने वाला है, मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए उसके लिए, और मैं ही जीतूंगी, मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं मॉडर्न जो हूँ। ये सोचते सोचते टीना वहाँ से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सोफे में बैठी टीना की सास मालती सोचती है, अरे फैशन शो होने वाला है, बहू पार्टिसिपेट करेगी, क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट करूं, और अगर मैं जीत गई तो मैं भी मॉडर्न कहलाऊंगी, मॉडर्न सास। वैसे भी मेरी उम्र कहाँ हुई है, बस
थोड़ी सी बढ़ गई है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूंगी तो मैं भी जीत सकती हूँ। मालती भी उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने का सोचती है, खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए। फैशन शो के लिए सभी कोई वहाँ आए हुए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, जहाँ पर टीना भी लाइन में लगी हुई थी। सभी कोई अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर टीना की सास मालती भी पहुँच जाती है। टीना ये देख अपनी सास से कहती है, अरे सासू माँ, आप यहाँ पर? अरे टीना बहू, यहाँ पर सास नहीं बड़ी दीदी का है, वरना हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा कि इतनी बुड्ढी कहाँ से आ गई फैशन शो में। मैं भी मॉडर्न बनना चाहती हूँ तो यहाँ पर दीदी बोलना। ओ ठीक है सासू, सॉरी दीदी। चलो ठीक है, मैं लाइन लग जाती हूँ। फिर मालती भी लाइन में लग जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी सुबह कांजीलाल सोफे में बैठे हुए थे। तभी मालती एक नया ड्रेस पहनकर वहाँ से जा रही थी फैशन शो के लिए। अरे भाग्यवान, ये कौन सा ड्रेस पहन ली हो? क्यों जी, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अरे मेरी आफत आई है कि मैं इसे कहूँ कि अच्छी नहीं लग रही हो। अरे नहीं नहीं, बहुत खूब लग रही हो, बहुत सुंदर। वैसे भी मैं सुंदर तो हूँ, इसीलिए लग रही हूँ। फिर मालती वहाँ से चली जाती है। पहला पड़ाव में सभी को रैंप वॉक करना था। सभी पार्टिसिपेट स्टेज पर खड़े थे, जहाँ पर मालती भी थी और टीना भी, जहाँ दोनों सेम ड्रेस पहने हुए थे। जहाँ टीना देखने में खूब सुंदर लग रही थी, वहीं मालती थोड़ी सी अजीब दिख रही थी। फिर सभी पार्टिसिपेटों को एक एक करके वॉक करने के लिए कहा जाता है। सभी एक एक करके जाती है। पहले टीना जाती है वॉक के लिए। अब बारी थी मालती की। वो बड़ी सी लंबी सी हील पहन के धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाती है, उसका पैर अनबैलेंस हो जाता है और वो गिर पड़ती है। मम्मी, टूट गई मेरी टांग, अरे बचाओ मुझे। मालती वहाँ गिरकर काफी चोट लग जाती है। फिर उसे वहाँ के सभी कोई स्टाफ उठाकर हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। मालती हॉस्पिटल में भर्ती थी। तभी वहाँ पर कांजीलाल पहुँचते हैं। कांजीलाल डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब, मेरी घरवाली अब कैसी है? क्या हुआ? अब मैं क्या ही बताऊं, इस उम्र में कोई फैशन शो वगैरह करता है क्या? ये भी गई थी फैशन शो करने, इतनी बड़ी हील पहनकर पैर फिसल गया और पैर टूट गया। अभी ये 3 महीनों तक बेड रेस्ट पे रहेगी, आप इनका ख्याल रखिएगा। फिर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। इधर कांजीलाल मालती से कहता है, अरे मालती, ये क्या कर दी? अपनी टांग तुड़वा के आ गई। अरे कांजीलाल, अब मैं क्या ही बताऊं, बहू को देखकर मेरा भी शौक जाग उठा था कि मैं भी फैशन शो वगैरह कर सकती हूँ, मैं भी मॉडर्न दिख सकती हूँ। लेकिन मॉडर्न दिखने के चक्कर में टांग तुड़वा ली। माफ करना, अब से मैं कभी भी वैसा करने की कोशिश नहीं करूँगी, उम्र का लिहाज करूँगी। इधर मालती की बहू टीना को फैशन शो का विनर चुना जाता है और इधर मालती अपना टांग तुड़वा के बैठ जाती है। तू मेरे बच्चे को मारेगी? तू मारेगी मेरे बच्चे को? अपनी बच्ची को बचाने के खातिर काल रात्रि का भी रूप धारण कर सकती हो। माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती है, ऐसी होती है माँ। माँ कहाँ हो? यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये है आशीष और ये है शोभा। आशीष और शोभा एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए उन दोनों ने मंदिर में शादी कर लिए और आशीष अपनी बीवी शोभा को घर लेकर आते हैं। आशीष की माँ सुमित्रा देवी आशीष का आवाज सुन कमरे के बाहर आती है। अरे बेटा, सब्जी लेके आ। ये कौन है बेटा? ये किसे लेके आ गए हो? तुम लोग दोनों माला पहने हो, इसका मतलब कि तुम इससे शादी करके लेके आए हो क्या? हाँ माँ, मैं इसे शादी करके लेके आया हूँ। ये है शोभा। क्या तुम पागल उगल हो गए हो कि घर से बाहर गया सब्जी लाने और शादी करके लेके आ गया, वो भी एक काली लड़की से?
कम से कम देख के तो लेके आता बेटा। ये काली कलुट्ठी बैगन लुट्ठी जैसे देखने में है, इसे कौन शादी करके लेके आता है? मुझे तो लगता है ये जरूर तुम्हें फंसा के रखी है। अरे लड़की निकल जा मेरे घर से, यहाँ से, मेरे बेटे की जिंदगी से चली जा यहाँ से। सुमित्रा देवी शोभा को घर से निकालने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर आशीष रोकते हुए कहता है, अरे माँ ये क्या कह रही हो, ये मेरी बीवी है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और आज से ये आपकी बहू भी तो है। अरे बेटा तू अपनी बीवी मान या ना मान, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसे कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ये कहते हुए सुमित्रा देवी कमरे के अंदर चली जाती है। अरे शोभा बुरा मत मानो माँ की बातों का, धीरे धीरे देखना सब ठीक हो जाएगा। दूसरी रोज सुमित्रा देवी खटिया पर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर शोभा नाश्ता लेके आती है। माँ जी ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। सुमित्रा देवी को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे माँ जी कहने की? आइंदा से कभी भी मुझे माँ जी कह के मत पुकारना, और तुम्हारा नाश्ता तुम ही रखो। मैं तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज बना हुआ नहीं खाऊंगी। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना तुझे, यहाँ से चली जा मेरे नजरों के सामने से। शोभा को काफी बुरा लगता है, वो वहाँ से रोते रोते चली जाती है। और इधर सुमित्रा देवी बेरी आई है मुझे नाश्ता खिलाने वाली। ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। एक रोज आशीष कमरे में बैठा हुआ था, तभी शोभा आशीष के लिए चाय लेके आती है। आशीष ये लीजिए, आपके लिए चाय लाई हूँ। ओह थैंक यू शोभा, आओ बैठो। शोभा आशीष को चाय दे देती है और आशीष के बगल में बैठ जाती है। तभी आशीष पूछता है, अरे शोभा माँ से तुम्हारी बात होती है? माँ हम लोगों के रिश्ते को मान गई या फिर? नहीं आशीष, अभी तक माँ जी नहीं मानी है, और मैं माँ जी को कुछ भी देने जाती हूँ या बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो गुस्सा आ जाती है, नहीं पता कब तक मानेगी। अरे शोभा चिंता न करो, हमारे इस बच्चे के आ जाने के बाद माँ देखना जरूर मान जाएगी। अपने गुस्से को और ज्यादा दिन तक रख नहीं पाएगी, बस इस बच्चे की आने की देरी है। हाँ आशीष, बस इसी बात की चिंता है कि ये बच्चा आ जाए, माँ जी मान जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चलो अब मैं चलता हूँ। फिर आशीष वहाँ से चला जाता है और इधर शोभा, हे दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देना, मेरे इस बच्चे के आने के बाद माँ जी को सब कुछ ठीक कर दे, ताकि माँ जी भी मान जाए हमारे रिश्ते को और सभी को हम लोग खुशी खुशी रह सके। जय दुर्गा माँ। एक रोज शोभा को काफी पेट में दर्द होता है। आशीष 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 घर पर ही थे, वो शोभा की आवाज सुन जल्दी दौड़े दौड़े शोभा के पास पहुंचता है। अरे हाँ शोभा, क्या हुआ शोभा? आशीष काफी पेट में दर्द हो रहा है। अरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ, कुछ मदद करूँ मैं तुम्हारी? अरे आशीष जाओ किसी औरत को बुला के लाओ मेरे पास जल्दी से। अरे हाँ अभी मैं माँ को बुला के लेके आता हूँ, अभी 1 मिनट रुको। शोभा को काफी पेट में दर्द हो रहा था, उसका लेबर पेन उठा था, शायद बच्चा होने वाला था। आशीष दौड़े दौड़े जाता है अपनी माँ को बुलाने के लिए। आशीष अपनी माँ को बुलाकर लेके आता है, तब देखता है शोभा के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अरे शोभा ये बच्चा किसका है? ये हमारा बच्चा है। अरे हाँ आशीष ये हमारा बच्चा है। आशीष बच्चे को गोदी उठाता है और अपनी माँ की तरफ करता है और माँ से कहता है, अरे माँ ये देखो हमारा बच्चा, तुम्हारी पोती। आशीष की माँ सुमित्रा देवी ये देखकर खुश बिल्कुल नहीं होती है। बैरी आई है, एक तो काली, ऊपर से बेटी को जन्म दी, एक बेटा भी जन्म नहीं दे सकती है। ये कहते हुए सुमित्रा देवी वहाँ से चली जाती है। तभी आशीष शोभा के पास जाता और कहता है, अरे शोभा चिंता न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों को जल्दी से लड्डू खिला के आता हूँ, सबको खुशखबरी देता हूँ कि मैं बाप बन गया। आशीष अपने दोस्तों को खुशखबरी देने के लिए वहाँ से चला जाता है और इधर शोभा, अरे आशीष तुम एकदम पागल हो। शोभा अपने बच्चे को खिला रही होती है। मेरा लल्ला है तू, मेरा मुन्ना है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। ले अभी तुम्हारे पापा आएंगे, फिर हम लोग घूमो करेंगे। शोभा कमरे में बैठकर अपने पति आशीष का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर आशीष की जगह एक कोई दूसरा गांव का आदमी आता है। अरे माँ जी
माँ जी कहाँ हैं आप लोग? अरे अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? उस गांव वाले का आवाज सुन सुमित्रा देवी भी वहाँ पहुँच जाती है। अरे कलवा इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्या हो गया? अरे माँ जी घोर अनर्थ हो गया है, अब मैं कैसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे कलवा बताना क्या हो गया? अरे माँ जी वो आशीष का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई, आप लोग जाके देख लीजिए जल्दी से। क्या क्या कह रहा है तू कलवा? ये क्या हो गया? इस कुलक्कड़ी के कारण ही मेरा बेटा शायद चला गया। अरे ये क्या हो गया आशीष, कहाँ चले गए माँ दुर्गा? ये क्या किया तूने? इस बच्चे की खुशी एक दिन भी सहन नहीं हुई, मेरे पति को मुझसे दूर कर ली माँ दुर्गा, ऐसा क्यों की मेरे साथ? एक पल में ही शोभा विधवा हो गई थी। अब शोभा के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी छोड़कर चला गया आशीष। बच्चा आशीष को गए हुए 2 ही दिन हुए थे कि इधर आशीष की माँ पहले शोभा को तो पहले देख नहीं पाती थी अच्छे से, अब तो डायरेक्ट कहने लगी थी, अरे बहू देख, पहले आशीष था वो काम करता था कमाता था, अब हमारे घर में काम करने वाला कमाने वाला कोई नहीं है, तो इस घर में अगर रहना है तो तुझे काम करना होगा। लेकिन माँ जी मुझे काम कौन देगा, मैं क्या काम करूँगी? जो काम तू यहाँ घर पे करती है वहीं तू दूसरे के घर में जाके काम कर, बर्तन पोछा करके भी कुछ भी करके पैसे लेके आ। लेकिन माँ जी मैं इस बच्ची का ख्याल कैसे रखूंगी? वो नहीं पता, तू अपनी बच्ची खुद संभाल, खुद साथ में लेके जा वहाँ। आशीष के जाने के बाद उसकी माँ सुमित्रा देवी और ज्यादा शोभा पर अत्याचार करने लगी थी। अब शोभा दूसरे के घर जाकर काम करती, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब करती और अपना दिन काटती। समय बीतने के साथ साथ अब वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई थी। शोभा ने उसका नाम सोमा रखा था। शोमा अब तुम दादी के पास रहना और कोई बदमाशी मत करना, दादी कोई भी काम बोले तो कर देना, ठीक है माँ? शोभा उसे घर पर रखकर अब काम पे चली जाती थी और इधर शोमा घर के कामों में हाथ बटाती। एक रोज शोभा शोमा को घर पर रख के काम के लिए निकल जाती है और इधर शोमा खाना निकाल के बैठकर खटिया में खाना खा रही होती है। तभी शोमा की दादी वहाँ पहुँच जाती है। अरे सोमा सोमा ये क्या कर रही हो, खाना खा रही हो? एक काम करो, खाना रखो और जल्दी से जाकर पानी लेके आओ, मेरे लिए प्यास लगी है, घर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है। क्या जो करती है ये लड़की, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे दादी मैं ये खा लूं फिर ला देती हूँ पानी। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा खाना कहीं भाग नहीं रहा है, जल्दी से जाके पानी लेके आओ अभी। लेकिन दादी मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी फिर जाऊंगी। क्या तुम मुझसे जुबान लगाती है? इतनी हिम्मत, माँ ने आज तक जरूरत नहीं की, बेटी जुबान लगाने लगी। अभी दिखाती हूँ, तेरी जुबान को शांत करती हूँ, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना तू भी कल को मेरे ऊपर ही उंगली उठाएगी। रुक। वहीं बगल में चूल्हा जल रहा था। सुमित्रा देवी वहाँ चूल्हे के पास जाती है और चूल्हे में से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाती है। रुक तुझे दिखाती हूँ, तेरी जुबान ही मैं जला दूंगी, आज के बाद कभी तू जुबान लगाने लायक ही नहीं रहेगी, मुझसे जुबान लगाती है। दादी ये क्या कर रहे? दादी दादी ऐसा ना कीजिए, मैं जल जाऊंगी। दादी दादी मत कीजिए ऐसा। सुमित्रा देवी वो जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस बच्ची सोमा के नजदीक बढ़ती है। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, बड़ी जुबान हो गई है तेरी। सुमित्रा देवी उस लकड़ी के टुकड़े से सोमा को सबक सिखाने ही वाली थी। वो लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा नजदीक लेके जाती है। तभी सोमा की माँ शोभा वहाँ पहुँच जाती है। शोभा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। माँ जी ये क्या कर रहे हैं आप मेरे बच्चे के साथ? अरे अब तेरी माँ भी आ गई, इसे भी लगता है अब सबक सिखाना पड़ेगा। मम्मी मम्मी बचाओ मुझे, दादी मुझे जला देगी। माँ जी मम्मी बचाओ। आज तुझे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है, आज तो मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। माँ जी छोड़ दीजिए उसे वरना अच्छा नहीं होगा। तू बचाएगी इसे, तू बचाएगी, आज तक जवान नहीं हुई, आज जवान देखो ना, तू बचाएगी तो बचा के दिखा अपनी बच्ची को। तभी शोभा काफी गुस्सा जाती है। तभी एक चमत्कार होता है। शोभा के शरीर से एक प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश पूरे कमरे में
फैल जाता है और उसमें से माँ दुर्गा प्रकट होती है। माँ दुर्गा माँ कालरात्रि का रूप धारण करती है। ए गिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विष्णु विनोदिनी नंद रूपे। तू मेरे बच्चे को मारेगी? तू मारेगी मेरे बच्चे को? मैं अपने बच्चे की ममता की खातिर सरल हो सकती हूँ और अपनी बच्ची को बचाने की खातिर काल रात्रि का भी रूप धारण कर सकती हूँ। मैं किसी को बख्शूंगी नहीं। मेरी बच्ची पर अगर कोई आ जाए तो मैं सामने किसी को नहीं देखूंगी। सुमित्रा देवी ये रूप देखकर डर कर गिर जाती है। अरे माँ, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद अगर मेरी बच्ची पर आँच भी आई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ ऐसी होती है, अपनी ममता के खातिर अपने बच्चों के लिए सारा दुख झेल सकती है। वहीं अगर अपने बच्चों पर आँच आ जाए या फिर कोई मुसीबत आ जाए, उसके लिए माँ पूरी दुनिया से लड़ सकती है। ऐसी होती है माँ, और काल रात्रि का भी रूप धारण कर सकती है माँ।